Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक लिमिटेड के बारे में। आज इसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, लगभग 12% की तेज़ी आप यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर देखने को मिली है। तो आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं और किस प्राइस पे इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल कर दीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। आप देख सकते हो एक महीने में 23% के रिटर्न यहाँ पे दे दिए और लगभग ये 500 रुपये का था 4 अगस्त को और 500 से आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 700 रुपये को टच करने वाला है। तो इतनी बड़ी तेज़ी कैसे है और इसके अंदर आपके अगर होल्डिंग ले रखी है तो आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न्स की। तो पिछले एक दिन में आप देख सकते हो 10% के ऑलमोस्ट रिटर्न थे, एक वीक में 28% के रिटर्न, एक महीने में 25% के रिटर्न और 3 महीने में 70% के रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद के सारे रिटर्न नेगेटिव है। ईयर टू डेट में भी अभी 56% की गिरावट है, एक साल में अभी भी 52% माइनस है और 3 साल में 60% तक गिर गया है। 4 साल में भी नेगेटिव रिटर्न है और 5 साल में भी नेगेटिव रिटर्न है। 10 साल में रिटर्न अभी भी पॉजिटिव है 187%, जो कि ठीक ठाक है 187% की रिटर्न। तो आपको पता होगा कि फरवरी में लगभग इसका प्राइस 1400 रुपये के आसपास था, उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई और शेयर ने 235 रुपये का लो बनाया था। तो इसकी वजह से ये सारे रिटर्न बिगड़ गए। तो जब ये 1000 के ऊपर जाएगा तो ये रिटर्न की प्रोफाइल फिर से सुधर जाएगी। तो रिटर्न ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म में तो अच्छे रिटर्न दे रहा है, लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म में गिरावट होने की वजह से ये लॉन्ग टर्म के रिटर्न भी खराब हो गए। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ही तगड़ा है। देख सकते हो एफआई के पास 52% हिस्सेदारी। आप समझ सकते हो एफआई इस बैंक में कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जब मार्च में गिरावट हुई शेयर के अंदर तो एफआई ने दबा कर माल उठाया, बहुत ही बड़ी बड़ी होल्डिंग यहाँ पे उठाई गई है इंडसइंड बैंक में। म्यूचुअल फंड के पास 12% की होल्डिंग है और अदर्स के पास 9%, नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास 18% और प्रोमोटर के पास है 14.65% की। प्रोमोटर्स आपको पता होगा हिंदुजा ग्रुप है, जिनकी एक और कंपनी मार्केट में लिस्टेड है जो कि है अशोका लेलैंड। तो प्रोमोटर एक भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं और मेजोरिटी शेयर होल्डर है एफआई के पास 231 एफआई ने इसके अंदर होल्डिंग उठा रखी। 52% की होल्डिंग एफआई शायद ही कोई ऐसा शेयर होगा जिसमें उठाई होगी। हालांकि बैंकों के अंदर कमी ऐसा होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टेड है एफआई जिसमें, क्योंकि शेयर बहुत ही सस्ता मिल रहा था, 200-300 रुपये में शेयर मिल रहा था और 1400 उसके गिरकर अगर 300 तक आ जाता है कोई शेयर तो ऑलमोस्ट उसे उठा लेना चाहिए, क्योंकि पैसा ऑलमोस्ट डबल हो ही चुका होगा। तो दोस्तों जून क्वार्टर के रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, जून 2019 और जून 2020। इंटरेस्ट अर्निंग देख सकते हो, पिछले साल 6961 थी और इस साल 7161 है। तो लगभग 3% की तेज़ी नेट इंटरेस्ट इनकम में आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो, पिछले साल 2590 और इस साल 2861 करोड़, लगभग 10.5% की तेज़ी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आई है। नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट में बहुत ही बड़ी गिरावट आई। पहले पिछले साल 1432 करोड़ था और अब 460 करोड़, तो 67% से गिर गया है नेट प्रॉफिट। तो अब जैसे कि आपको पता है कि 2 महीने तो लॉकडाउन था और लॉकडाउन में इतना ज़्यादा काम का चालू नहीं था, इसलिए बैंकों को भारी लॉस उठाना पड़ा, क्योंकि मोरेटोरियम चल रहा था और मोरेटोरियम में बहुत सारे ईएमआई नहीं आ रहे थे, इसलिए नेट प्रॉफिट गिरना ही था। तो ग्रॉस एनपीए देख सकते हो, पिछले साल 2.15% था और 2 साल तो इस साल है 2.53%, तो 0.18% की यहाँ पे बढ़ते हुए और एनपीओ का बढ़ना अच्छी बात नहीं है। लेकिन नेट एनपीए में यहाँ पे सुधार आया है। पिछले साल 1.23% था और इस साल 0.86%। अगर एनपीए के नीचे है तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे नेट एनपीए में सुधार दिखा जा रहा है। तो जब ये इसमें सबसे बड़ी गिरावट का कारण एनपीए था, क्योंकि इस बैंक के एनपीए धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, जो कि यहाँ पे अब सुधरते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके आया हूँ चार्ट पे। तो आप देख सकते हो 13 जनवरी 2020 को इसका क्लोजिंग प्राइस इसने हाई बनाया था 1585 रुपये और मैं 1600 रुपये के ऊपर था। उसके बाद जनवरी और फरवरी में बहुत ही बड़ी गिरावट आई, मार्च में भी गिरावट जारी रही और यहाँ पे इसने मार्च में 235 रुपये के आसपास यहाँ पे इसने लो बनाया था। तो मैं लो दिखाना चाहूँगा आपको। 23 मार्च को इसने 235 रुपये का लो बनाया था। उसके बाद से इसमें थोड़ा थोड़ा करके डेली थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और आज इसने 677 रुपीज़ को ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अभी ये देखिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है बिना गिरावट के। तो अभी ये बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है और प्राइस एकदम से बढ़ गया है। तो आप देख सकते हो अभी क्लोजिंग हुई है तो इसका आरएसआई का नंबर 82, जब लेकिन ये हाई बना रहा था तब आरएसआई का नंबर था 89। तो ये अभी भी बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है। तो यहाँ से गिरावट हो सकती है थोड़ी बहुत, तो ऑलमोस्ट 600 के नीचे भी आ सकता है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मंडे को बाजार खुलते ही ये 600 तक आ जाएगा। इसमें करेक्शन संभव है, थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है। तो अगर 600 के नीचे आए तो आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग बना सकते हो, लेकिन एक साथ में मत खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके खरीदना। लेकिन प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए।
दोस्तों जैसा कि आपने चार्ट पे देखा, शेयर जो है बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट जोन में आ चुका है, तो ऑलमोस्ट 82 के ऊपर है, तो लगभग 70 से ऊपर जाता है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो फेडरल बैंक भी 70 के ऊपर चला गया, तो मैंने भी आज उसको सेल कर दिया, तो 82 पे आ चुका है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि वहाँ से थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो थोड़ा वेट कर सकते हो, और इसके बाद गिरावट होने के बाद ही खरीदिए। जब RSI 65 के ऊपर आ जाता है तब खरीदना चाहिए आपको, नहीं तो अगर आप अभी खरीद के रख दोगे तो अगर अचानक से 10% की गिरावट हो गई तो आपको लॉस भी हो सकता है। कंपनी के बारे में कुछ और डिटेल भी देख सकते हो। मार्केट कैप 45,540 करोड़ का, कंपनी के पास टोटल शेयर है 69%, और पी वैल्यूएशन देखें 13, जो कि अभी भी बहुत ही ज़्यादा चीप मिल रहा है, लेकिन अभी ओवरबॉट जोन में है, इसलिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। डिविडेंड यील्ड है 1.14%, प्रमोटर के पास एक 14% की होल्डिंग, और अर्निंग पर शेयर देखे तो 50 रुपये है। यहाँ पे हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो ये सारे प्राइवेट बैंकों की लिस्ट आप यहाँ पे देख लेते हो। तो वैल्यूएशन की जब बात करते हैं बैंकों के अंदर तो दो चीज़ें देखी जाती है, पी वैल्यूएशन और पीबी वैल्यूएशन, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू। पी वैल्यूएशन देखें तो इंडसइंड बैंक का सबसे कम है, तो 13.21 पी वैल्यूएशन, और प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो इंडसइंड बैंक का यहाँ पे भी सबसे कम है। तो बैंक बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन थोड़ी सी गिरावट हो जाए उसके बाद ही आप खरीदिए। अगर आपने इनमें से किसी बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, इन चारों में आपका इन्वेस्टमेंट है पहले से, और अगर आपका पोर्टफोलियो और इससे भी बड़ा है तो आप थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेके। तो सबसे पहले आपको ये बड़ी बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके बाद ही अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तभी आप इंडसइंड बैंक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। हालांकि इंडसइंड बैंक अभी बहुत ही सस्ते भाव में अट्रैक्टिव प्राइस में मिल रहा है, तब भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिकमेंडेशन मैं इसमें नहीं दूंगा, क्योंकि NPA की सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है। तो हालांकि प्राइवेट बैंकों में इंडसइंड बैंक भी एक अच्छा बैंक है, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हो प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए।